बात है आज से 53 साल पहले की, यानी 24 नवंबर 1971 की, जब एक आदमी सूट बूट पहने हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। आगे जाकर वो आदमी काउंटर पर जाता है और अपना नाम डैन कूपर बताकर अपनी फ्लाइट का टिकट लेकर अपनी फ्लाइट की तरफ चला जाता है, जिसका नाम बोइंग 727 था। फ्लाइट के अंदर जाकर डैन कूपर अपनी सीट पर बैठ जाता है, जो उस फ्लाइट की सबसे लास्ट वाली सीट होती है। करीब दिन के 3 बजे यह फ्लाइट पोर्टलैंड ओरेगोन से रवाना होती है, जिसे सिएटल वाशिंगटन जाना होता है। फ्लाइट के उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही डैन कूपर अपना काम करना शुरू कर देता है और फ्लाइट अटेंडेंट को एक पेपर देता है। फ्लाइट अटेंडेंट उस पेपर को अपने पास ही रख लेती है, वो भी उसे बिना पढ़े। माहौल एकदम शांत था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि डैन कूपर कोई बिजनेसमैन है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने वो पेपर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पेपर के अंदर लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है। डैन कूपर ने अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच का बॉम्ब था। जिसके बाद डैन कूपर ने अपनी शर्तें बताई। डैन कूपर की पहली शर्त यही थी कि ये लोग इस फ्लाइट को अगले एयरपोर्ट पर रोके और इसमें ईंधन भरे। अपनी पहली शर्त पूरी होने के बाद डैन कूपर ने दूसरी शर्त में $2 लाख की मांग की। जब डैन कूपर की पैसों वाली मांग भी पूरी हो गई तो सब जगहों पर यह खबर फैल गई कि फ्लाइट 727 हाईजैक हो चुकी है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने थोड़ी सी भी देरी नहीं की और उस फ्लाइट में $2 लाख पहुंचा दिए, क्योंकि अगर वे लोग ऐसा नहीं करते तो डैन कूपर किसी भी टाइम वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता था। लेकिन यहाँ पर डैन कूपर की सारी शर्तें पूरी होने के बाद भी डैन कूपर ने उस फ्लाइट को छोड़ा नहीं। थोड़ी देर बाद डैन कूपर ने पायलट को कहा कि इस फ्लाइट को मैक्सिको की तरफ लेकर चलो। रात का टाइम था, किसी को कुछ भी पता नहीं था कि आगे जाकर इस फ्लाइट के साथ और इस फ्लाइट के अंदर बैठे लोगों के साथ क्या होने वाला है। फ्लाइट हवा में थी और काफी रात भी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद डैन कूपर ने सभी लोगों को कहा कि सब लोग पायलट के रूम में चले जाओ। डैन कूपर के ऐसा कहने के बाद सब लोग पायलट के रूम में चले भी गए। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि रूम के बाहर आखिर डैन कूपर करने क्या वाला है। इसके थोड़ी देर बाद पायलट को हवा का दबाव महसूस होता है। जब थोड़ी देर बाद पायलट ने रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था और फ्लाइट का दूसरा दरवाजा खुला हुआ था, जिसका मतलब था कि डैन कूपर इस फ्लाइट से कूद चुका है। इसके थोड़े टाइम बाद जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो सबको ये लगा कि डैन कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन सच तो यह था कि डैन कूपर इस फ्लाइट से बहुत पहले ही कूद चुका था। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि आखिर डैन कूपर ने ऐसा क्या क्यों, और उसके ऐसा करने के बाद भी अमेरिका की सरकार आज तक उसको क्यों नहीं पकड़ पाई, और बाद में इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी वो फ्लाइट में बॉम्ब लेकर कैसे पहुंच गया। क्या इस साजिश में किसी और का भी हाथ था? आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है इस घटना के ठीक एक दिन पहले की, यानी 23 नवंबर 1971 की। अमेरिका की एक फ्लाइट थी जिसका नाम बोइंग 727 था। ये फ्लाइट अगले दिन 36 पैसेंजर्स के साथ दिन के 2 बजे पोर्टलैंड ओरेगोन से सिएटल वाशिंगटन के लिए जाने वाली थी। इस फ्लाइट के 37 पैसेंजर्स में से एक 40 साल का आदमी 23 नवंबर को $20 की टिकट खरीदता है। टिकट में उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो उसका असली नाम नहीं था। इसके अगले दिन यानी 24 नवंबर 1971 को डैन कूपर एयरपोर्ट पर जाता है। डैन कूपर एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तैयार होकर आता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो, इसलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ बिजनेसमैन जैसे दिखने के लिए अपने साथ ब्लैक बैग, ब्राउन सूट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक रेनकोट आउटफिट के साथ पोर्टलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। डैन कूपर बाकी लोगों के साथ अपना टिकट शेयर कराकर अपनी फ्लाइट की तरफ चला जाता है। डैन कूपर ने जो अपना टिकट खरीदा वो सिएटल टोकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का था, जो इस फ्लाइट से 30 मिनट में पहुंच सकता है। इसके बाद डैन कूपर 36 पैसेंजर्स के साथ और 6 और लोगों के साथ फ्लाइट में चला जाता है। बाकी वाले 6 लोग थे पायलट, फ्लाइट के इंजीनियर्स और फ्लाइट के अटेंडेंट। ठीक 2:50 पर फ्लाइट अपनी उड़ान भरती है। डैन कूपर की किस्मत ने उस दिन इतना साथ दिया कि उसे उस फ्लाइट की सबसे लास्ट वाली सीट मिल गई। थोड़ी देर बाद फ्लाइट हवा में थी और फ्लाइट के अंदर का माहौल भी एकदम शांत था। सब लोग अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए होते हैं और किसी को भी डैन कूपर के ऊपर जरा सा भी शक नहीं होता है। इसके थोड़ी देर बाद ही डैन कूपर अपना काम करना स्टार्ट कर लेता है। जब उस फ्लाइट की अटेंडेंट, जिसका नाम फ्लोरेंस सैफरन था, वो डैन कूपर के पास आती है तो डैन कूपर उसे एक छोटा सा पेपर देता है। सैफरन उस पेपर को ले लेती है और उसको बिना पढ़े ही अपनी पॉकेट में डाल देती है। जिसके बाद डैन कूपर सैफरन से कहता है कि मिस, बेहतर होगा कि आप इस पेपर को ध्यान से देख लें, मेरे पास बॉम्ब है। सैफरन ने सोचा कि कूपर मजाक कर रहा होगा, कोई फ्लाइट में बॉम्ब कैसे ला सकता है। बाद में वो अपने पास रखे पेपर को देखती है तो उसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बैठे। सैफरन ने सोचा कि कूपर मजाक कर रहा है, कोई फ्लाइट में बॉम्ब कैसे ला सकता है। पेपर में ये सब कुछ देखने के बाद सैफरन ने वो पेपर कूपर को वापस दे दिया और अपना बैग खोलने के लिए कहा। जब कूपर ने अपना बैग खोला तो सैफरन ने उसके बैग के अंदर 4 बॉम्ब देखे। बॉम्ब वाला बैग बंद करके कूपर ने अपनी शर्तें बताई। कूपर ने अपनी पहली शर्त में कहा कि मुझे $2 लाख चाहिए। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने मिनेसोटा नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट से कांटेक्ट किया और कहा कि शाम के 5 बजे तक $2 लाख के साथ 2 फ्रंट और 2 बैक पैराशूट तैयार रखना। अपनी शर्त को मानने के बाद डैन कूपर ने दूसरी शर्त ये रखी कि जब ये फ्लाइट सिएटल में उतरेगी, जब जेट ट्रकों को फ्लाइट के ढांचे के अंदर रखना होगा। डैन कूपर आगे कहता है कि जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आ जाते तब तक कोई भी फ्लाइट से नीचे नहीं उतरेगा। पैसे मिलने के बाद वो सब लोगों को छोड़ देगा। फ्लाइट अभी भी हवा में ही थी।
कि इस फ्लाइट के कैप्टन स्कॉट ने सिएटल टोकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी को सारी बातें बताई। आपको बता दूं कि कैप्टन ने जिस एयरपोर्ट पर ये सारी बातें बताई, ये फ्लाइट भी वहीं पर जाने वाली है। कैप्टन की बातें सुनकर एटीसी ने ये सारी बातें वहाँ की पुलिस और FBI को बताई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों को कहा कि फ्लाइट में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो फ्लाइट को आने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। करीब शाम के 5:24 पर कैप्टन स्कॉट को इन्फॉर्मेशन मिली कि सिएटल के एयरपोर्ट पर सब सामान तैयार है जो कूपर ने मंगवाया था। इसके बाद कैप्टन ने कूपर को कहा कि सब सामान तैयार है और अभी हम एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हैं। इसके ठीक आधे घंटे बाद यानी 5:46 पर वो फ्लाइट सिएटल के टोकोमा एयरपोर्ट पर उतरती है। फ्लाइट के लैंड होने के बाद कूपर ने कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक दरवाजे से ही होगा। इसके बाद उस एयरपोर्ट का एक अधिकारी उस फ्लाइट के अंदर आता है, एक नॉर्मल कर्मचारी बनकर। अंदर आने के बाद उसने डीजल और बाकी का काम देखा जो जरूरी था। सब कुछ चेक करने के बाद वो बाहर चला जाता है। इसके बाद कूपर ने सब पैसेंजर्स को फ्लाइट से बाहर जाने के लिए कहा। जितने लोग आए थे उतने लोग वापस भी चले गए थे बिना किसी नुकसान के। और फ्लाइट के अंदर कूपर और फ्लाइट मेंबर्स ही हैं। सब पैसेंजर्स के उतरने के बाद कूपर ने फ्लाइट के दरवाजों को चेक करना शुरू किया। इसके थोड़े टाइम बाद कूपर को $2 लाख और 4 पैराशूट मिल जाते हैं। सब कुछ मिल जाने के बाद कूपर ने कुछ डॉलर उस फ्लाइट के मेंबर्स को दिए जो शुरू से उसके साथ थे, लेकिन सभी मेंबर्स ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। इसके बाद इसी एयरपोर्ट के FF के एक अधिकारी ने कूपर से कुछ बात करने के लिए कहा, लेकिन कूपर गुस्सा हो गया और कहा कि मैं यहाँ पर कोई मीटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर टाइम वेस्ट हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभी हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है। इसके बाद इस फ्लाइट का एक और क्रू मेंबर इस फ्लाइट के अंदर आता है। इसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी तो कूपर ने कहा कि इस फ्लाइट को मैक्सिको की तरफ लेकर चलो। थोड़ा आगे जाने के बाद फ्लाइट के एक मेंबर ने कहा कि ये फ्लाइट सिर्फ 1600 किलोमीटर दूर जा सकती है, इसलिए हमें मैक्सिको जाने से पहले इस फ्लाइट को एक बार और टेक ऑफ करना पड़ेगा। फ्लाइट के मेंबर की बातें सुनकर कूपर ने उसकी बात मान ली और फ्लाइट को नजदीक वाले एयरपोर्ट पर रोकने के लिए कहा। इसके बाद रेनोताओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई। इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट का सारा काम पूरा होने के बाद करीब शाम के 7:40 पर यह फ्लाइट यहाँ से मैक्सिको के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट के रवाना होने के जस्ट बाद ही अमेरिका ने इसके पीछे अपने 2 फाइटर प्लेन भेजे। थोड़ा आगे जाने के बाद कूपर ने सभी मेंबर्स से कहा कि आप सभी पायलट के रूम में चले जाओ। फ्लाइट के मेंबर्स को पता चल गया था कि कूपर ने जो पैराशूट मंगवाए थे उनसे ये नीचे कूदने वाला है, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट के मेंबर्स को ये भी डर था कि अगर कूपर वो बॉम्ब अपने साथ लेकर नहीं गया तो वो बॉम्ब किसी भी टाइम ब्लास्ट भी हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ने कूपर को कहा कि आप जो बॉम्ब लेकर आए थे वो आप अपने साथ ही लेकर जाना। ये सुनकर कूपर बोला, या तो मैं इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दूंगा या मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। इसके बाद कूपर ने फ्लाइट से कूदने की तैयारी शुरू कर ली। इसके बाद कूपर ने पैराशूट वाले बैग में पैसे डाल दिए और बैग को अपनी कमर के चारों तरफ अच्छी तरह से बांध दिया। इसके बाद मैक्लो जो उस फ्लाइट की अटेंडेंट थी वो कॉकपिट की तरफ गई। वहाँ जाते ही उसने कूपर को देखा जो यहाँ से कूदने की पूरी तैयारी कर रहा था। अभी तक फ्लाइट को उड़े करीब 5 से 7 मिनट ही हुए थे। इसके बाद ठीक 8 बजे फ्लाइट के पायलट ने कूपर से कहा कि किसी तरह की हेल्प चाहिए। सामने से कूपर का जवाब आता है नहीं। इसके थोड़े टाइम बाद यानी 8:13 पर फ्लाइट के मेंबर्स को झटका लगता है और फ्लाइट के अंदर हवा का प्रेशर महसूस होता है। इसके बाद सब कुछ पता करने के लिए फ्लाइट का एक मेंबर पीछे आता है और डैन कूपर को आवाज लगाता है, लेकिन सामने की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, जिसका मतलब था कि डैन कूपर अब इस फ्लाइट में नहीं रहा, वो पहले इस फ्लाइट से कूद चुका है। जिसके बाद फ्लाइट के मेंबर्स उस फ्लाइट को रेनोताओ एयरपोर्ट पर उतार देते हैं। जिसके बाद उस एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट की पूरी चेकिंग होती है। करीब आधे घंटे तक पूरी चेकिंग होती है। चेकिंग पूरी होने के बाद सबको पता चलता है कि फ्लाइट के अंदर ना तो कूपर है और ना ही बॉम्ब। और रही बात कूपर की, तो कूपर का आज तक कुछ भी पता नहीं चला। किसी को ये भी पता नहीं है कि उस फ्लाइट से कूदने के बाद वो जिंदा रहा भी या नहीं। लेकिन अब हमारा सवाल यही है कि आखिर कूपर गया कहाँ और उसके साथ बाद में हुआ क्या। 1971 से आज तक कूपर का कोई भी पता नहीं चला है। इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद बहुत सी टीमों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी नाकामयाब रहे। हाँ, ये बात अलग है कि उनको डैन कूपर की कुछ चीजें जरूर मिली थी, लेकिन डैन कूपर का कोई पता नहीं चला। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हिस्ट्री और डिस्कवरी चैनल के लोग भी ट्राई कर रहे हैं। एरिक यूलिस जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डैन कूपर की शायद मौत हो चुकी है। इससे जुड़ी ये भी बात है कि जब डैन कूपर प्लेन से कूदा उस टाइम रात का टाइम था, बारिश भी हो रही थी और 200 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवा भी बह रही थी। बताया जाता है कि जब कोई ऐसे मौसम में फ्लाइट से पैराशूट के साथ कूदता है तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मान लेते हैं कि डैन कूपर इस मौसम से भी बच गया, लेकिन इसके बाद भी डैन कूपर जिंदा नहीं रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डैन कूपर ने पैराशूट यूज किए थे वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए थे। उन पैराशूट्स को कभी किसी ने ट्राई नहीं किया था। इन सब के बाद यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि डैन कूपर दोनों में से किसी एक प्रॉब्लम के कारण जिंदा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी ये सब अंदाजे की बातें हैं, किसी के पास प्रूफ नहीं है। और रही बात की कूपर के साथ और कौन था, तो अभी तक तो यही पता चला है कि यह काम कूपर ने अकेले ही किया है। तो यही डैन कूपर की मिस्ट्री थी जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। मेरी राय में यह गलती उन मेंबर्स की है जो उस दिन उस एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे, क्योंकि कोई आदमी अपना नाम गलत बताकर अपने साथ बॉम्ब लेकर कैसे जा सकता है। यह सब कुछ लो सिक्योरिटी के कारण ही हुआ है। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।